वांग टेन को नहीं पता था कि शेनाई टोंगजी क्या सोच रहा था। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होती। उसने पहले ही पृथ्वी के मार्शल योद्धाओं की पुरानी पीढ़ी को बहुत पीछे छोड़ दिया था, अपने साथियों की तो बात ही छोड़िए। इस पीढ़ी में कोई भी उसके बराबर नहीं आ सकता था। ये कटु सत्य था। ये भी दुखद सत्य था। इस ग्रह पर केवल ये उम्मीदवार ही ऐसे लोग थे जिनमें उनकी रुचि थी। शेनाई टोंगजी को बहुत बुरा लगा। उसने जटिल नजर से वांग टेंग को देखा। हालांकि उसे आगे बढ़कर अपनी जगह नीचे करनी पड़ी। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, मिस्टर वांग टेंग, मेरे पिता का इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। अगर उन्होंने किसी भी तरह से आपको उकसाया है तो मैं उनकी जगह माफी मांगूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें दोष नहीं देंगे। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि यह घमंडी युवती अपना अभिमान त्याग कर विनम्रता से उससे बात कर रही है। उसने हाथ हिलाया, भूल जाओ, मुझे फिर से बीच में मत रोकना। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, सम्राट ने जल्दी से उत्तर दिया। तुम्हें परेशान करने के लिए मैं दोषी हूं। अनपाए युवानसान ने अपनी पीठ थोड़ी सी झुकाई। उसने अपने दिल में आह भरी। वांग टेंग ने उन्हें अनदेखा कर दिया और हैडॉक और जिन युआन की ओर चल दिया। जब ज़ुओटियन लिहुआ ने सोचा कि वांग टेंग उसके बारे में भूल गया है तो उसने उसकी शांत आवाज सुनी, पकड़ो। ज़ुओटियन लिहुआ के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने अपने दांत पीस लिए लेकिन वांग टेंग की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने अनपाए युवानसन की ओर देखा और कहा, मास्टर, मैं जा रही हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अनपाए युवानसान ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह सिर्फ सिर हिला सका। ज़ुओटियन लिहुआ ने अनपाए युवानसन को झुकाया और तुरंत वांग टेंग को पकड़ लिया। देश जिया के लिए, वांग टेंग ने आदेश दिया। जिन युआन और हैडॉक ने अपनी कलाई घड़ी उठाए और उस पर कुछ ऑपरेशन किए। एक पल में आकाश में मंडराते अंतरिक्षयान से प्रकाश की एक मोटी किरण चमक उठी जिसने उन चारों को घेर लिया। अगले ही पल वे गायब हो गए। पैच से भरा अंतरिक्षयान कंपन करने लगा। यह प्रकाश की किरण में बदल गया और क्षितिज पर गायब हो गया। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि जमीन पर मौजूद लोग ये भी नहीं देख पाए कि यह कैसे गायब हो गया। अंतरिक्षयान के चले जाने के बाद कंट्री नियोन के लोगों को अपने दिलों में खालीपन महसूस हुआ। वे विदेशी मार्शल योद्धा जिन्हें वे अपनी आशा मानते थे चले गए थे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। वे ऐसे हृदयहीन प्रेमी थे जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रेमिकाओं को छोड़ देते थे। सम्राट का चेहरा विकृत हो गया। वांग टेंग के अहंकार और धृष्टता ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया था। वह एक देश का सम्राट था, फिर भी वांग टेंग ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। वह क्रोधित कैसे न होता। उसने पहले अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह वांग टेंग जैसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन यह अभी भी क्रोधित करने वाला था। महाराज, हमें उसे अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए। अनपाए युवानसान ने सम्राट के हाव भाव देखे। मुझे पता है। सम्राट ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसने कठोर चेहरे के साथ कहा, मैं बेवकूफी वाली बातें नहीं करूंगा। हालांकि मुझे ज़ुओटियन लिहुआ के लिए दुख है। मुझे आश्चर्य है कि वांग टेंग का पीछा करने के बाद उसे क्या व्यवहार मिलेगा। अनपाए युवानसन चुप हो गया। उसने प्रार्थना की कि वांग टेंग एक परपीड़क न हो। चिंता मत करो, वांग टेंग उस तरह का व्यक्ति नहीं है। सीनियर सिस्टर को थोड़ा कष्ट हो सकता है लेकिन उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। शेनाई टोंगजी ने उन्हें सांत्वना दी। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। अनपाए युवानसान ने सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंतरिक्ष यान पर वांग टेंग ने आश्चर्य से इसके अंदरूनी हिस्से को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जर्जर अंतरिक्ष यान के अंदर का हिस्सा इतना शानदार और आरामदायक होगा। क्या तुमने यह अंतरिक्ष यान चुराया है? वांग टेंग सोफे पर बैठ गया और जिन युआन और हैडॉक से पूछा। ये कैसे संभव है? जिन युआन ने जोर से उत्तर दिया जैसे कि वह अपमानित हो। हमने इस अंतरिक्ष यान को बनाने में बहुत समय और प्रयास लगाया है। हमने इसे चुराया नहीं है। आप हमारे बॉस हैं और आप हमारे चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप हमारे कौशल पर सवाल नहीं उठा सकते। हैडॉक ने कहा, ये सही है, हमने इस अंतरिक्ष यान के निर्माण में 10 साल लगाए और इसका उपयोग परित्यक्त स्टार M3 से बचने के लिए किया। वांग टेंग हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि वे इतने नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने गलत बात कही।
उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने सभी उम्मीदवारों की जानकारी एकत्र की है? मुझे उनके बारे में बताओ। हाँ हाँ, हम इसी काम में अच्छे हैं, जिन युआन ने ठहाका लगाया। अचानक उसने चिल्लाकर कहा, एलिस। हाँ मास्टर, मैं यहाँ हूँ। उनके सामने एक होलोग्राम प्रकट हुआ। आवाज मधुर और प्यारी थी। होलोग्राम को देखकर वांग टेन का हाव भाव अजीब हो गया। जुओ टियन लिहुआ, जो उसके पीछे खड़ी थी, ने महसूस किया कि उसके होठों के कोने कांप रहे थे। वह धीरे धीरे एक तरफ चली गई ताकि वह जिन युआन और हैडॉक से जितना हो सके उतना दूर रह सके। ये होलोग्राम एक सेक्सी युवती की छवि थी जिसके कान बिल्ली के जैसे थे। उसका फिगर बहुत ही शानदार था और उसके पीछे एक रोएदार पूंछ लगी हुई थी। जब वह उसे आगे पीछे हिलाती थी तो वह बहुत ही आकर्षक लगती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सेक्सी युवती बहुत कम कपड़ों में थी। उसके कपड़े उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को मुश्किल से ढक रहे थे। यह अधिकांश ओटाकुओं के लिए देवी स्तर का प्रलोभन था। आपका स्वाद बहुत अच्छा है, वांग टेंग ने धीरे से खांसते हुए उन्हें अंगूठा दिखाया। जिन युआन और हैडॉक बहुत खुश थे, उन्हें लगा कि उन्होंने वांग टेंग की मान्यता अर्जित कर ली है। उन्होंने एक स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी पसंद भी हमारी ही तरह है। हम वाकई भाई हैं। टस्क, जुओ टियन लिहुआ ने धीरे से अपनी जीभ चटकाई और वांग टेंग को तिरस्कार से देखा। यह आदमी भी एक बुरा आदमी था। एड्स बाय पब फ्यूचर मॉन NOWELLBEIN.CO। वांग टेंग हताश हो गया था। वह अपने दिल में चिल्ला रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। अरे तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मुझे तुम सबको पीट पीट कर मार डालना चाहिए था। जिन युआन और हैडॉक को नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने उलझन में अपने चारों ओर नजर घुमाए और वांग टेंग के गंभीर चेहरे पर ध्यान दिया। वे आश्चर्यचकित होकर उसे सावधानी से देखने लगे। क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? परिचय अभी से शुरू कर दो। तुम दिवास्वप्न क्यों देख रहे हो? वांग टेंग ने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा। ओह ठीक है। जिन युआन ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। उसने अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित किया और कहा, एलिस, डेटा निकालो। हाँ मास्टर। एलिस ने एक मोहक मुद्रा दी और आज्ञाकारी रूप से जिन युआन के आदेश का पालन किया। प्रकाश की किरण गायब हो गई, उसकी जगह डेटा की पंक्तियां आ गईं। अंतरिक्ष यान के चारों ओर बहुत सारे प्रोफाइल चित्र प्रदर्शित थे। वे वास्तविक व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहे थे। जिन युआन ने अपना गला साफ किया और अपना भाषण शुरू करने वाला था। धमाका। अचानक अंतरिक्ष यान में जोरदार कंपन हुआ। एलिस, क्या हो रहा है? जिन युआन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। वह अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन करने की योजना बना रहा था, लेकिन शुरू करने से पहले ही उसे रोक दिया गया। मास्टर, हमारे अंतरिक्ष यान पर समुद्री जानवर हमला कर रहे हैं, एलिस ने कहा। कौन सा समुद्री जानवर मरना चाहता है? उसने हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? जिन युआन क्रोधित हो गया। एक से ज्यादा हैं। नीचे समुद्र में समुद्री जानवर बहुत ज्यादा हैं। उनमें से अनगिनत हैं, एलिस ने शांति से कहा। अजीब समुद्री जानवरों का दंगा। एलिस, क्या तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रही हो? जिन युआन अवाक रह गया। नहीं गुरुजी, नीचे बहुत सारे समुद्री जानवर हैं। वे हम पर पागलों की तरह हमला कर रहे हैं, एलिस ने जवाब दिया। अंतरिक्ष यान जोर से हिला, मानो अपनी बात की पुष्टि कर रहा हो। हमें दिखाओ कि बाहर क्या हो रहा है, जिन युआन ने भौहें सिकुड़ते हुए आदेश दिया। हम अब उम्मीदवारों का परिचय नहीं देंगे, एलिस ने पूछा। चलो पहले बाहर की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। वांग टेंग भी अवाक रह गया। क्या यह उम्मीदवारों का परिचय देने का सही समय है? अंतरिक्ष यान की यह खुफिया प्रणाली थोड़ी बेवकूफी भरी लगती है। वांग टेंग ने खुद से शिकायत की। बॉस की बात सुनो और हमें दिखाओ कि बाहर क्या हो रहा है। जिन युआन को दोषी महसूस हुआ। ये खुफिया सिस्टम दूसरे परित्यक्त अंतरिक्ष यान से नष्ट किया गया था। हालांकि वे बहुत प्रयास के बाद इसे उपयोग में लाने में कामयाब रहे थे, लेकिन तकनीक का स्तर अभी भी कम था। एलिस सचमुच थोड़ी मूर्ख थी। एक अच्छे फिगर के बावजूद दिमागहीन। शायद कोई इसे इसी तरह से वर्णित करेगा। ठीक है मेरे स्वामी। एक एआई शुभंकर के रूप में एलिस ने अपने स्वामी के आदेश का आज्ञाकारी ढंग से पालन किया, भले ही उसने इसे बुद्धिहीन करार दिया था। अचानक उम्मीदवारों की तस्वीरें गायब हो गईं और उनकी जगह भयावह तस्वीरें आ गईं। असीम समुद्र समुद्री जानवरों से भरा हुआ था।
वे समुद्र की तलहटी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आकाश में शक्तिशाली बल के हमले कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर समुद्री जानवर राजा के स्तर से नीचे थे। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनका संयुक्त हमला अभी भी भयानक था। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। समुद्र की सतह पर कुछ विशालकाय समुद्री जानवर भी पड़े थे जो अंतरिक्ष यान का मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे। एक विशालकाय ऑक्टोपस ने अपने 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे मोटे तंबू हवा में लहराए। वे अंतरिक्ष यान की ओर लंबे चाबुक की तरह झूल रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां एक विशालकाय समुद्री सांप भी था जिसका शरीर खंभे जितना मोटा था और वह आकाश में घूम रहा था। उसकी बड़ी पूंछ नीचे झुकी और अंतरिक्ष यान के ऊपर आकर गिरी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। एक सेकंड पहले जो हंगामा हुआ था वह इन दो प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों के हमलों के कारण हुआ था। ध्यान रहे, ब्रह्मांड में यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान कुछ भी साधारण नहीं था। इसकी रक्षा प्रणाली अद्भुत थी। अंतरिक्ष यान की सतह पर कई रून चमक रहे थे, जिससे एक अंडाकार प्रकाश ढाल बन गई। जब वे उस पर उतरे तो हमलों से केवल हल्का कंपन हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष यान के मुख्य भाग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वान टेन खड़ा हुआ और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। बॉस, चिंता मत करो, वे सिर्फ प्रभु स्तर के समुद्री जानवर हैं। हम उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। जिन युआन ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। फैटी ऑक्टोपस को मेरे पास छोड़ दो, मुझे अपने शरीर को पोषण देने की जरूरत है। हेडॉक स्क्रीन पर ऑक्टोपस को सीधे देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। NOWELLBEIN.CO। क्यों न आज रात हम बारबेक्यू ऑक्टोपस खाएं? जिन युआन ने चमकती आंखों से सुझाव दिया। मैं अपने सभी हाथ सहमति में ऊपर उठाता हूँ। हेडॉक ने सिर हिलाया। खांसी, चलो पहले इन समुद्री जानवरों का ख्याल रखें। वान टेंग ने चुपके से अपनी लार निगल ली और खांसने लगा। ज़ुओटियन लिहुआ अवाक था। उसने बस अपनी लार निगल ली। उसने ये स्पष्ट रूप से देखा। यह आदमी इस समय भी भोजन के बारे में क्यों सोच रहा था? क्या खाने का शौकीन है? ज़ुओटियन लिहुआ देश नियोन की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित था। एक द्वीप के रूप में इन समुद्री जानवरों का उदय उसके लिए एक बड़ा खतरा होगा। हालांकि किसी ने भी उसके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। उसे 3 ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धाओं के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं था। तीनों योद्धा अंतरिक्ष यान से उतरकर उड़ गए। ये समुद्री जानवर उनके जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के सामने कुछ भी नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार डालो। वान टेंग ने नीचे समुद्र को एक तेज चमक के साथ देखा। वह डोंगहाई में समुद्री जानवरों के उत्पात के दौरान जो कुछ हुआ था उसे नहीं भूला था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जब ये समुद्री जानवर उसे ढूंढने आते तो वह उन्हें मार डालता। इस समय आकाश में मौजूद समुद्री जानवरों ने तीनों को देखा। उन्होंने अंतरिक्ष यान को अनदेखा कर दिया और उनकी ओर बढ़ गए। ऑक्टोपस 12 सितारा प्रभु स्तर का समुद्री जानवर था। यह अपने तंबुओं को बाहर निकालता था और अपने साथ तेज तूफान लेकर आता था। वान टेंग ने अपनी तलवार पकड़ी और उस पर एक हल्का सा वार किया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। 8 तंबू हवा में उछलकर समुद्र की सतह पर आ गिरे। गर्जन। लॉर्ड लेवल ऑक्टोपस दर्द से चिल्लाया। बिना अपने तंतुओं के ये बेहद मजेदार लग रहा था। ओह माय, ये लगभग बर्बाद हो गया है। हेडॉक की उंगलियां फुर्तीली थीं। उसने जल्दी से 8 टेंटिकल्स को अपने स्पेस रिंग में घुमाया और वान टेंग की तरफ देखकर मुस्कुराया। बॉस, ये टेंटिकल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। वान टेंग ने हेडॉक के स्पर्शकों पर नजर डाली और अचानक उसके मन में उसके प्रति सम्मान का भाव जाग उठा। एक ऑक्टोपस राक्षस दूसरे ऑक्टोपस राक्षस को खा रहा है टिल्ड। क्या उसे अजीब नहीं लगा? वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसके पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। अपनी तलवार के वार से उसने ऑक्टोपस की जान ले ली। उसने हेडॉक को उसे रखने दिया। सभी समुद्री जानवरों को मार डालो और तुरंत जिया देश लौट जाओ, वान टेंग ने जिन युआन और हेडॉक को आदेश दिया। वह चिंतित था कि देश जिया में कुछ बुरा हुआ है। इन प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों का प्रकट होना बहुत अचानक और अजीब था। समुद्र की सतह समुद्री जानवरों से भरी हुई थी। हालांकि उसने एक बड़े समुद्री जानवर को आसानी से मार दिया था, लेकिन दूसरे समुद्री जानवरों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे उन पर पागलों की तरह हमला करते रहे। ये सामान्य नहीं था। हाँ, जिन युआन और हेडॉक ने जब उसके गंभीर चेहरे को देखा तो वे आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की।
ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए इन समुद्री जानवरों को मारना आसान काम था। जल्द ही अधिकांश समुद्री जानवर मर गए। उन्होंने अपने आसपास 100 मीटर व्यास का खाली स्थान साफ कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समुद्री जानवरों की लाशें समुद्र की तलहटी में डूब गईं। समुद्र की रक्तरंजित सतह ही इस भयानक नरसंहार का एकमात्र सबूत थी। वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और एक पल में सभी विशेषता बुलबुले खींच लिए। जल बल तारांकन 150, जल बल तारांकन 185, रिक्त विशेषता तारांकन 110, रिक्त विशेषता तारांकन 140, जहर बल तारांकन 210, गहरे समुद्र में सांस लेना 10, बिजली बल तारांकन 160, रिक्त विशेषता तारांकन 200, गहरे समुद्र में सांस लेना 10, आइस फोर्स तारांकन 420, जल बल तारांकन 240, नक्षत्र बल जल तारांकन 125, तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 140। वांग टेन के शरीर में बहुत अधिक मात्रा में शक्ति प्रवाहित होने लगी। दोनों नक्षत्र शक्ति शून्यता के सागर में डूब गए और उसके पृथ्वी और जल सितारों में विलीन हो गए। अन्य बल, जिसमें बिजली बल, बर्फ बल और जहर बल शामिल हैं, सभी समुद्री जानवरों में सामान्य बल विशेषताएं थीं। वे वांग टेन के बल नाविक में बने रहे। ये शक्तियां ग्रहीय स्तर तक नहीं पहुंची थीं, इसलिए उन्होंने शून्यता के सागर तक पहुंचने के लिए बल सेतु का निर्माण नहीं किया था। चूंकि उसकी जल शक्ति नक्षत्र जल शक्ति में बदल गई थी, इसलिए साधारण जल शक्ति भी जल तारे में संग्रहित हो गई और नक्षत्र शक्ति में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा करने लगी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। पृथ्वी पर मौजूद तारा जानवरों के पास नक्षत्र बल नहीं था। वांग टेन को उन्हें व्यक्तिगत रूप से परिवर्तित करना पड़ा। सौभाग्य से उनके सभी ग्रह चरणीय शास्त्र सिद्ध स्तर पर थे। वह रूपांतरण को शीघ्रता से पूरा कर सके। हालांकि यह एक साधारण शक्ति थी, लेकिन गुण बुलबुले के माध्यम से उसने जो शक्ति अवशोषित की वह सबसे शुद्ध और सबसे अधिक केंद्रित थी। इससे उसे अपने साधना समय का आधा हिस्सा बचाने में मदद मिली। पतन। वांग टेन की बर्फ शक्ति, बिजली शक्ति और जहर शक्ति में काफी वृद्धि हुई। बर्फ शक्ति और बिजली शक्ति, जो 10 सितारा ब्रिगेडियर जनरल चरण के शिखर पर थे, 11 सितारा जनरल चरण में आगे बढ़ गए। बर्फ बल 3650 बटा 20,000 11 सितारा। बिजली बल 4260 बटा 20,000 11 स्टार। उसका जहर बल अभी भी 11 सितारा सामान्य चरण पर अटका हुआ था, लेकिन उसमें भी वृद्धि हुई थी। यह 12 सितारा सामान्य चरण को छूने से बहुत दूर नहीं था। जहर बल 16,800 बटा 20,000 11 स्टार। इन तीनों सेनाओं में बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने सारे समुद्री जानवर थे। ये भयानक था। दुर्भाग्य से कोई अन्य तत्व प्रकट नहीं हुआ। वांग टेन अभी भी थोड़ा लालची था। बल विशेषताओं के अतिरिक्त उन्होंने बड़ी संख्या में रिक्त विशेषताएं भी प्राप्त की। रिक्त गुण एक अच्छी चीज थे। उन्होंने अपनी साधना को ग्रहीय स्तर तक बढ़ाने के लिए रिक्त गुणों के ढेर पर भरोसा किया। रिक्त विशेषता 36,500। इस बार उसने एक साथ 30,000 से ज्यादा खाली विशेषताएं हासिल की थीं। अपने पिछले टैली को जोड़ते हुए उसके पास कुल 36,500 अंक थे। रिक्त विशेषताओं का विशाल भंडार होने से उसे सहजता महसूस हुई। अंत में एक विशेष कौशल था, गहरे समुद्र में सांस लेना। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा कौशल था जो आपको समुद्र में सांस लेने की अनुमति देता था। वांग टेन ने यह हुनर डोंगहाई में समुद्री जानवरों के उत्पात के दौरान सीखा था। यह दूसरी बार था जब यह हुनर सामने आया था। गहरे समुद्र में सांस लेना 30 बटा 1000 प्रथम रैंक। प्रथम रैंक प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेन ने मन ही मन सोचा। उसे ये दिलचस्प लगा। गहरे समुद्र में सांस लेने की इस प्रथम श्रेणी की कुशलता ने उन्हें बिना किसी बाहरी मदद के पानी के भीतर सांस लेने की अनुमति दी। यह एक उपयोगी तकनीक थी। क्या होगा यदि वह इसे दूसरे, तीसरे या उससे भी ऊपर ले जाए? वांग टेन मुस्कुराए और बात खत्म कर दी। अपने आसपास के समुद्री जानवरों को खत्म करने के बाद कोई भी अन्य समुद्री जानवर फिर से दिखाई नहीं दिया। वे शायद उनके निर्मम वध से डर गए होंगे। तीनों मार्शल योद्धा अंतरिक्ष यान में सवार होकर जिया देश की ओर चल पड़े। इस समय देश जिया में नानहाई साथ ही डोंगहाई के समुद्र तक सभी कई समुद्री जानवरों के हमलों से पीड़ित थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
सभी पर्वत श्रृंखलाओं, जंगलों, झीलों और नदियों में असंख्य तारा जंतु बेचैन होने लगे और निकटतम मानव नगर की ओर दौड़ पड़े। गांव, शहर, राजमार्ग, मानव उपस्थिति वाले सभी स्थानों को तारा जानवरों ने निशाना बनाया। भयावह जंगली लहरें देश के हर इंच में फैल गईं। देश के सभी मार्शल योद्धा सक्रिय हो गए। वे सितारा जानवरों वाले स्थानों पर पहुंचे और उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में भारी हथियार तैनात किए गए और युद्धक जहाजों को रवाना किया गया। उन्होंने विशाल समुद्री ज्वार का प्रतिरोध करने के लिए जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पर बमबारी की। जिनमेन देश का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर था और यह कई बड़ी नहरों और समुद्र के मुहाने से जुड़ा हुआ था। यह नदी और समुद्र का केंद्र था। हालांकि ये भौगोलिक स्थिति समुद्री जानवरों की उन्नति के लिए सबसे अधिक लाभप्रद थी। बूम बूम बूम, दूर से जोरदार धमाके हुए। समुद्री जानवरों ने दहाड़ते हुए ग्रैंड कैनाल का इस्तेमाल करते हुए जिंगमेन शहर पर हमला कर दिया और नरसंहार शुरू कर दिया। बल्कि हमलों ने अनगिनत इमारतों को नष्ट कर दिया। मलबे में गिरते ही मनुष्य निराशा में रोने लगे। उनकी आवाजें जल्द ही स्टार बीस्ट की दहाड़ से दब गईं। NOWELLBEIN.CO। ये दृश्य तो सर्वनाश जैसा लग रहा था। मार्शल आर्ट के नेता और उनके आदमी सैन्य मार्शल योद्धाओं के साथ जल्दी से वहां पहुंचे। वे समुद्री जानवरों का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और साथ ही आम लोगों को बचाने के लिए जनशक्ति का आयोजन कर रहे थे। ये स्टार बीस्ट दंगा बिना किसी चेतावनी के हुआ। उनकी संख्या आश्चर्यजनक थी और उन्होंने पूरे देश को कवर किया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। नेता और उसके अधीनस्थों को जल्दी से व्यवस्था करनी पड़ी। उन्होंने उन सभी शहरों को मजबूत करने के लिए मार्शल योद्धाओं को भेजा जो स्टार जानवरों के हमले से पीड़ित थे। धमाका। जिनमेन के आसमान में मार्शल आर्ट का नेता एक विशालकाय व्हेल के साथ लड़ रहा था। यह विशालकाय व्हेल पृथ्वी पर अब तक पाई गई सबसे बड़ी व्हेल से भी बड़ी थी। इसकी लंबाई कुछ 100 मीटर थी और यह एक बड़े विमानवाहक पोत की तरह दिखती थी। समुद्र में लहरें उठीं, जिससे विशाल व्हेल ऊपर की ओर उठ गई और वह मध्य हवा में ही रह गई। मार्शल आर्ट के नेता ने एक लंबा भाला पकड़ा हुआ था। आकाश में उड़ते हुए उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। जब वह विशालकाय व्हेल से टकराया तो बल फूट पड़ा और समुद्र में क्षैतिज रूप से टकराया। विशालकाय व्हेल पीछे नहीं हटी। उसने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और एक बहुत बड़ी लहर छोड़ी। बैंग बैंग बैंग, लहरें उठी और एक अदम्य भाले जैसी चमक हवा में फैल गई। ये सीधे विशालकाय व्हेल के शरीर पर निशाना साध रही थी। गर्जन। एक तेज गर्जना ने श्रोताओं के कान के पर्दे हिला दिए। यह अब व्हेल के गाने जैसा नहीं लग रहा था। भयावह ध्वनि तरंगे हवा में गूंज रही थीं। उसी समय प्रकाश का एक शक्तिशाली नीला स्तंभ ऊपर उठा और भाले की चमक में जा टकराया। धमाका। वे दोनों टकरा गए और एक जोरदार विस्फोट हुआ। शक्तिशाली प्रभाव से पूरा समुद्र गूंज उठा। विशालकाय व्हेल ने अपना विशाल शरीर आगे की ओर पटक दिया। नेता के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक बड़ा सुनहरा हथेली का निशान व्हेल पर आकर गिरा, जिससे व्हेल का रास्ता रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशाल व्हेल की क्षमता सामान्य अवस्था और ग्रहीय अवस्था के शिखर के बीच थी। हालांकि यह ग्रहीय अवस्था तक नहीं पहुंची थी, लेकिन यह बेहद शक्तिशाली थी। फिर भी इसे मार्शल आर्ट के नेता ने रोक दिया और यह जमीन के करीब एक और कदम नहीं बढ़ा सका। समुद्र और जमीन के बीच के जंक्शन पर इंसान और जानवर की भयंकर टक्कर हुई। यह एक डरावना दृश्य था। अन्य क्षेत्रों में अनगिनत समुद्री जानवर मानव मार्शल योद्धाओं की रक्षा पंक्ति की ओर बढ़ रहे थे। अन्य मार्शल योद्धा नेता जितने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए वे समुद्री जानवरों के हमले के तहत पीछे हटते रहे। समुद्री जानवर संख्या में जीत गए। मानव मार्शल योद्धा अब तक सभी प्रकार के रून हथियारों की मदद से ही टिक पाए थे। यदि ऐसा नहीं होता तो जिनमेन शहर पहले ही गिर चुका होता। बूम बूम बूम। दूसरी ओर दान ताइक्सुआन एक प्रभु स्तर के समुद्री जानवर के साथ लड़ रहा था। यह समुद्री जानवर एक भयानक दिखने वाला राक्षस था। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जानवर जैसा नहीं दिखता था और यह भयावह रूप से शक्तिशाली भी था। इसकी आभा से पता चलता है कि यह 12 सितारा प्रभु स्तर का समुद्री जानवर था। वांग टेन कभी नहीं भूलेंगे कि डैन ताइक्सुआन ने उनकी कैसे देखभाल की थी, इसलिए वह उनसे ग्रह अवस्था शास्त्र प्राप्त करने वाली पहली लोगों में से एक थी। डैन ताइक्सुआन एक दोहरे तत्व वाला मार्शल योद्धा था जिसके पास वायु और अग्नि शक्ति थी। वांग टेन के पास वायु शक्ति शास्त्र नहीं था। वह उसे केवल अग्नि शक्ति ग्रहीय अवस्था शास्त्र स्टार फायर शास्त्र दे सकता था।
स्टार फायर शास्त्र का अभ्यास करने के बाद उसकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। वह पहले ही 12 सितारा सामान्य चरण तक पहुंच चुकी थी और उसके शरीर में अधिकांश बल नक्षत्र बल में परिवर्तित हो गया था। वह समुद्री जानवर के खिलाफ बढ़त बनाए हुए थी। समुद्री जानवर उसके हमले के कारण लगातार पीछे हट रहा था। जब वह अपनी मुठ्ठियां समुद्री जानवर पर फेंक रही थी तो उनमें आग की लपटें जल रही थीं। वह लगातार दर्द से चिल्ला रहा था। तभी अचानक नीचे समुद्र में गर्जन करने वाली लहरें उठीं। एक बड़ा और मोटा तंतु भाले की तरह बाहर निकला जो सीधे डैन ताइक्सुआन पर निशाना साध रहा था। डैन ताइक्सुआन ने अपनी पीठ टेंटेकल की तरफ कर रखी थी, इसलिए उसे सिर्फ अपनी पीठ पर तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। बिना कुछ सोचे समझे वह सहज रूप से एक तरफ खिसक गई। टकराना। जब टेंटेकल का पहला हमला विफल हो गया तो वह वार करने की बजाय एक झटके में बदल गया। यह डैन ताइक्सुआन के शरीर पर लगा और उसके पैर लड़खड़ा गए। छींटे। उसे बहुत जोर का झटका लगा और उसने खून की उल्टी कर दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बूम बूम बूम। समुद्र की सतह पर पुनः विस्फोट हुआ और असंख्य तरंगे उसकी ओर बढ़ी तथा उसे कुचलकर मार डालने का प्रयास करने लगी। डैन ताइक्सुआन के चेहरे के भाव बदल गए। जैसे ही वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए तैयार हुई, उसके शरीर से ताकत बाहर निकल आई। दूर जाओ। इसी समय उसने एक क्रोधित चिल्लाहट सुनी। उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई और नीचे समुद्र की ओर मुक्का मारा। पानी अलग हो गया और एक विशाल गहरे समुद्र का स्क्विड समुद्र से बाहर फेंका गया। ये 10 मीटर से ज्यादा लंबा था और लगभग व्हेल जितना ही बड़ा था। हालांकि इसका शरीर मुट्ठी से फट गया था और मांस की बारिश में बदल गया था। डैन ताइक्सुआन दंग रह गई। जैसे ही वह शांत हुई, उसने देखा कि उसके सामने एक परिचित और लंबा व्यक्ति खड़ा था। क्या तुम ठीक हो? वांग टेंग ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी। ये बदमाश। किसी कारण से डैन ताइक्सुआन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने उत्तेजित होकर कहा, मैं ठीक हूं। जाओ और नेता की मदद करो। बहुत सारे समुद्री जानवर हैं। आधे घंटे से भी कम समय में शहर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। बहुत सारे लोग मर गए हैं। चिंता मत करो, मैं इन कमीनों को अब नरक में भेज दूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और चुप हो गया। उसकी आंखों में तीव्र हत्या की मंशा जल रही थी। अगले ही पल वह गायब हो गया। धमाका। नेता विशाल व्हेल से लड़ रहा था जब वांग टेंग अचानक प्रकट हुआ। उसने एक भयानक तलवार की चमक छोड़ी जिसने हवा को 2 भागों में चीर दिया। विशालकाय व्हेल को झटका लगा। उसे खतरा और मौत का खतरा अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वह दहाड़ने लगी और उसके शरीर से शक्ति फूट पड़ी। आसमान में बड़ी बड़ी लहरें टूट पड़ीं। उसके पीछे लहरों की परतें उठ रही थीं, जो 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच रही थीं। वह तलवार के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तलवार की भयावह चमक के सामने विशाल लहर कागज के टुकड़े की तरह थी। वह 2 टुकड़ों में फट गई, जिससे पीछे विशालकाय व्हेल का शरीर दिखाई देने लगा। स्वूश। क्षण भर में ही तलवार की चमक कम हो गई और व्हेल के विशाल शरीर पर तलवार का निशान उभर आया। तलवार के निशान ने व्हेल के पूरे शरीर को सिर से लेकर पूंछ तक काट दिया। ताजे खून ने आसपास के पानी को लाल कर दिया। धमाका। विशालकाय व्हेल की आंखें अविश्वास और अनिच्छा से भर गईं। धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। विशालकाय शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और वह समुद्र में गिर गया, जिससे सुनामी जैसी बड़ी लहरें उठने लगीं। ये भयानक था। फिर उसका शरीर समुद्र की तलहटी में डूब गया और गायब हो गया। व्हेल गिर गई। नेता कुछ दूर पीछे हट गया था। वह अपना लंबा भाला थामे हुए था और उसकी आंखों में आश्चर्य था। क्या ये ग्रहीय मंच की शक्ति थी? वह सचमुच अचंभित था। उसने वांग टेंग को पहले भी हमला करते देखा था, लेकिन कभी इतने सीधे और इतने करीब से नहीं। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि सामान्य अवस्था और ग्रहीय अवस्था के बीच कितना बड़ा अंतर था। सांस। कुछ ही दूरी पर डैन ताइक्सुआन भी विस्मय में थी। उसने सोचा कि वांग टेंग को उस विशाल व्हेल से निपटने के लिए कुछ समय और प्रयास की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे बस एक तलवार के वार की आवश्यकता थी। एक वार और विशाल व्हेल मर गई। वह तलवार चाल कितनी भयावह थी। उसके आसपास के समुद्री जानवर, जिनमें मानव मार्शल योद्धा भी शामिल थे, स्तब्ध रह गए। वे विशालकाय व्हेल की लाश को घूरते रहे जो समुद्र में डूब गई। एक पल के लिए सभी आवाजें खो गईं। वांग टेंग। ये वांग टेंग है।
उसने विशाल व्हेल को मार डाला। हमें उम्मीद है। हा, ये बहुत बढ़िया है। हम बच गए। सभी को होश आ गया और जोरदार जयकारे गूंज उठे। मार्शल आर्ट के देवता, मार्शल आर्ट के देवता। किसी ने यह उपनाम चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में जयकारे गूंजने वाले नारों में बदल गए, जो शहर के खंडहरों के हर कोने में गूंजने लगे। घबराए नहीं, पहले कठोर चेहरा बनाए। अनुवाद मार्शल आर्ट के देवता। जैसे ही मानव योद्धाओं ने चिल्लाना शुरू किया, उनका मनोबल बढ़ गया। उन्होंने अपनी आत्मा से समुद्री जानवरों को चौंका दिया। इस विनाशकारी स्थिति में उन्हें नैतिक समर्थन की आवश्यकता थी। उन्हें मानसिक समर्थन की आवश्यकता है, एक ऐसा स्तंभ जो उनकी आशा को सहारा दे सके ताकि वे निराशा में न डूबे। जब वांग टेंग ने भयानक व्हेल को मार डाला तो उसने इन लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद दी। वह दुर्जय समुद्री जानवर भी उसके सामने कुछ नहीं था। अन्य समुद्री जानवर क्या कर सकते थे? यह उनकी आशा की किरण थी। हर कोई उत्साहित था और उन्होंने उसके और अपने लिए जयकारे लगाए। मार्शल आर्ट के नेता ने संतोष से वांग टेंग की ओर देखा। उसे लगा कि उसे अपना उत्तराधिकारी मिल गया है और वह भावुक हो गया। वांग टेंग मानव मार्शल योद्धाओं की ओर पीठ करके खड़ा था, इसलिए वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। कोई नहीं जानता था कि उसका हाव भाव कैसा था। उन्होंने केवल उसे पुनः अपनी तलवार उठाते और असीम क्षितिज पर एक और तलवार से हमला करते देखा। धमाका! एक डरावनी तलवार की रोशनी आसमान में इकट्ठी हुई और तबाही मचाने लगी। समुद्र की लहरें उछलने लगीं और मचलने लगीं। वे विशालकाय व्हेल द्वारा बनाई गई लहरों से भी ज्यादा भयावह थीं। पूरा समुद्र तट उबलता हुआ लग रहा था। समुद्र का पानी वापस समुद्र में गिर गया और सभी समुद्री जानवर शक्तिशाली लहरों के बीच बेतहाशा संघर्ष करने लगे। वे डर के मारे दहाड़ने लगे। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। जमीन पर मौजूद समुद्री जानवरों ने अपना हमला रोक दिया और पानी को घूरने लगे। उनके दिलों में डर घर करने लगा। स्लैश! अचानक पानी में एक हल्की सी आवाज गूंजी। यह आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हर इंसान और समुद्री जानवर के कानों में साफ साफ पहुंच गई। धमाका! अल्टिमा की तलवार हजारों टकराने वाली लहरें। एड्स बाय पब फ्यूचर। भयानक तलवार की चमक ने समुद्र को चीर दिया, जिससे लहरें पीछे की ओर मुड़ गईं। पानी की एक दीवार बन गई। यह 1000 मीटर से ज्यादा तक फैली हुई थी और समुद्र में आगे की ओर बढ़ रही थी। अनगिनत तलवारें समुद्र की लहरों पर नाच रही थीं, अनगिनत समुद्री जानवरों को टुकड़ों में काट रही थीं। वे कीमा बनाया हुआ मांस बन गए और उनके खून से समुद्र का पानी सना हुआ था। पानी की दीवार स्पष्ट गति से लाल हो गई। रक्त की लहरें जोर से उठीं और उल्टे झरने की तरह हवा में उठने लगीं। समुद्र का देवता क्रोधित हो गया। इस हमले में कई समुद्री जानवर मारे गए। वे समुद्र के पानी में बहकर न जाने कहां चले गए, लेकिन चाहे जो भी हो, वे आखिरकार समुद्र की तलहटी में ही पहुंच गए और इस ग्रह के लिए खाद बन गए। ये वास्तविक व्हेल पतन था। समुद्र में जन्मे, समुद्र में ही मरेंगे। धीरे धीरे समुद्र की लहरें कम हो गईं और 1000 मीटर ऊंचा झरना शांत हो गया। कुछ 1000 मीटर के दायरे में कोई समुद्री जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। मौन, संपूर्ण शांति। पूरा जिंगमेन शहर भयानक रूप से शांत था। सभी समुद्री जानवर अपनी अचेतावस्था से जाग उठे और डर से कांप उठे। वे एक साथ समुद्र और नदियों की ओर बढ़े। वे डरते थे। वे भयभीत थे। वे निराशाजनक थे। यह इंसान बहुत डरावना था। वह शैतान जैसा था। एक हमला और उसने व्हेल राजा को मार डाला। एक और हमला और उसने पूरे समुद्री जानवर को नष्ट कर दिया। वे इस राक्षस से कैसे लड़ सकते थे? हम जीत गए। हम जीत गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब समुद्री जानवर पीछे हटने लगे तो बहुत शोर मच गया। जयकारे आसमान में गूंज उठे और समुद्र की सतह पर भी गूंजने लगे। अब उनकी खुशी और राहत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सभी लोग, सभी समुद्री जानवरों को मार डालो। वांग टेन की ठंडी आवाज शहर में गूंज उठी। हाँ, मारना, मारना। सभी योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी दहाड़ें आसमान में गूंज उठीं और उनकी तीव्र मारक क्षमता भागते हुए समुद्री जानवरों की ओर बढ़ गई। मार्शल आर्ट के नेता डैन ताइक्सुआन और अन्य सामान्य चरण के मार्शल योद्धाओं ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अंतिम कुछ प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों को तुरंत मार डाला। जिन युआन और हेडॉक ने वांग टेन का पीछा किया और घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला। वांग टेन ने अकेले ही संकट का समाधान किया।
फिर भी जब उन्होंने वांग टेन को कार्रवाई में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उन्होंने उसकी पहचान के बारे में अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब उन्होंने पुष्टि की कि वह पृथ्वी से आया एक योद्धा है, तो उनका आश्चर्य कम नहीं हुआ। इसके बजाय ये और भी बढ़ गया। इस अविकसित ग्रह का एक योद्धा बिना किसी मदद के अपनी साधना में इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। यह आदमी एक राक्षस था। वे अचंभित रह गए और वांग टेन से और अधिक भयभीत हो गए। शेष समुद्री जानवरों से कोई खतरा नहीं था, उन्हें जल्दी से हटा दिया गया। लेकिन जिंगमेन शहर पहले से ही खंडहर में तब्दील हो चुका था। बचे हुए लोग मलबे के बीच बैठे आंसू बहा रहे थे। वे खून से लथपथ थे। उनमें से कुछ नंगे हाथों से मिट्टी खोद रहे थे, अपने साथी, परिवार और दोस्तों की तलाश कर रहे थे। हर तरफ उजाड़पन के दृश्य नजर आ रहे थे। उसके दिल में उदासी उमड़ पड़ी। वांग टेन हवा में खड़ा था और भारी मन से नीचे की स्थिति को देख रहा था। उसे डोंगहाई की याद आ गई। मुझे खेद है कि मैं देर से आया। उसके मुंह से आह निकल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबने ऊपर देखा। जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोगों ने अपने आंसू से सने चेहरे उठाए और आसमान में उस आकृति को घूरने लगे। सबकी नजरों में वह आकृति किसी भगवान के समान शक्तिशाली और दुर्जय थी। सभी को मेरी संवेदनाएं। मृतक हमेशा के लिए चले गए हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, वांग टेन ने बोलते हुए फिर से आह भरी। सभी लोग चुप रहे, फिर वे खड़े हो गए। मार्शल आर्ट के देवता, मार्शल आर्ट के देवता। एक बार फिर से छिटपुट आवाजें सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे वे एक साथ विलीन हो गईं। इस समय सभी के दिलों में वांग टेन की स्थिति मार्शल आर्ट के नेता से भी अधिक हो गई। उनके लिए वांग टेन समर्थन का नया स्तंभ थे। कई लोग दूर से खड़े होकर वांग टेन को देखने लगे और उपनाम चिल्लाने लगे। मार्शल आर्ट के लीडर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे गुस्सा नहीं आया क्योंकि किसी ने उसकी जगह ले ली थी। इसके बजाय वह शांत महसूस कर रहा था। उसे राहत मिली कि वह आखिरकार इतना बड़ा बोझ नीचे रख सका। डैन ताइक्सुआन की आंखें चमक रही थीं। वह शायद वांग टेन को इस स्तर तक पहुंचते देखकर सबसे खुश थी। आखिरकार उसने उसकी प्रगति देखी थी। उसने उसे एक चुटीले नौसिखिए से इस अच्छे इंसान में बदलते देखा था जो उसके ठीक सामने खड़ा था। सबके दिलों में वांग टेन की छवि बहुत ऊंची और शक्तिशाली थी। वह उनका हीरो था, अपने दौर का मार्शल आर्ट्स का नया भगवान। वह अजयता का प्रतीक था। दूसरी ओर वांग टेन, जो ध्यान का केंद्र था, थोड़ा परेशान और भ्रमित महसूस कर रहा था। किसी कारण से उसे लगा कि यह सही नहीं था। यह वह परिणाम नहीं था जिसकी उन्हें आशा थी। वह बस इन लोगों को खुश करना चाहता था। उसने डोंगहाई के समुद्री जानवरों के उत्पात को व्यक्तिगत रूप से देखा था, इसलिए वह इन लोगों के दर्द और दुख को समझता था। इसलिए उसने उन्हें सांत्वना दी। वह ऐसा कोई दृश्य नहीं बनाना चाहता था। उसने कभी हीरो बनने के बारे में नहीं सोचा था। NOWELBEIN.CO। हीरो बनना थका देने वाला था। आपको हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता था। यह मजेदार नहीं था। ये वह नहीं था जो वह चाहता था। वांग टेन को बहुत ज्यादा बोलने और भीड़ में गलतफहमी पैदा करने का पछतावा हुआ। उसे क्या करना चाहिए? क्या अपने शब्द वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी? वांग टेन के मन में कई विचार आए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। घबराएं नहीं, अपना चेहरा सख्त रखें और कोई नहीं जान पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। मार्शल आर्ट के नेता दूर से उड़कर आए और गंभीर स्वर में उससे बोले, वांग टेन, यह एकमात्र शहर नहीं है जिसने दंगा झेला है। देश के हर हिस्से में भयंकर ज्वार भाटे आ रहे हैं। बेजियांग, नानहाई, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं और प्राथमिक वन, हर जगह भयंकर ज्वार भाटे आ रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर आपदा है। क्या? वांग टेन हैरान था। क्या पूरे देश में भयंकर तूफान आ रहे हैं? हाँ, पूरा देश हमले की चपेट में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्टार बीस्ट पागल क्यों हो गए और अपने इलाकों से भागने लगे। मार्शल आर्ट के लीडर ने गंभीरता से सिर हिलाया। विशेष कौशल, वेल निगल, ऐसा क्यों हुआ? वांग टेन ने गंभीरता से पूछा। हमें भी अभी अभी खबर मिली है। हमें अभी भी इसका कारण पता लगाना है। मार्शल आर्ट के नेता ने अपना सिर हिलाया। अगर मेरा अनुमान सही है तो हम अकेले देश नहीं हैं जो पीड़ित हैं। अन्य राष्ट्र भी इस विपत्ति का सामना कर रहे होंगे। वांग टेन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। कोई बात नहीं, चलो पहले अपने देश में स्टार बीस्ट दंगों को सुलझाते हैं। हाँ, मार्शल आर्ट के नेता ने गंभीरता से सिर हिलाया।
हालांकि इस आपदा का सामना करने वाले बहुत से शहर हैं। हम शायद एक साथ उन सभी की मदद नहीं कर पाएंगे। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम केवल उन क्षेत्रों को मजबूत कर सकते हैं जहां सबसे खराब स्टार बीस्ट ज्वार है। वांग टेंग ने अपना सिर घुमाने से पहले सोचा। जिन युआन, हैडॉक। हाँ बॉस, जिन युआन और हैडॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लीडर और डैन ताइक्सुआन ने आखिरकार इन दो आकृतियों को देखा। जब उन्होंने हैडॉक के टेंटिकल्स को देखा तो उन्हें तुरंत एलियंस का ख्याल आया। वे चौंक गए। वे कौन है? नेता ने पूछा। ये सही है, वे एलियन मार्शल योद्धा हैं, लेकिन वे हमारी तरफ हैं। वांग टेंग ने बोलते हुए दोनों एलियंस को गौर से देखा। बॉस सही कह रहे हैं। हमने उम्मीदवारों का पक्ष छोड़ दिया है और पृथ्वी के गुट में शामिल हो गए हैं। अब हम सम्मानित पृथ्वीवासी हैं। जिन युआन ने बिना किसी गरिमा के तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया। मैं पृथ्वीवासी के रूप में पैदा हुआ हूं और पृथ्वी के भूत के रूप में ही मरूंगा, हैडॉक ने दृढ़तापूर्वक कहा। मार्शल आर्ट के नेता डैन ताइक्सुआन। ये दोनों एलियंस थोड़े बेशर्म लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, बेवकूफी करना बंद करो। तुम में से एक उत्तर की ओर जाएगा और दूसरा पश्चिम की ओर जाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, लेकिन तुम्हें दंगों को दबाना होगा। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। क्या ये पर्याप्त है? वांग टेंग ने गुस्से से कहा। उसके चेहरे की मांसपेशियां बेकाबू होकर फड़कने लगीं। कोई बात नहीं, आधा घंटा काफी है, जिन युआन ने सहजता से कहा। ये बहुत आसान है, फैटी, देखते हैं कौन इसे जल्दी खत्म कर सकता है, हैडॉक ने कहा। जरूर, तुमने सही कहा। जो हारेगा उसे आज रात बारबेक्यू किए गए ऑक्टोपस का आधा हिस्सा छोड़ देना होगा। जिन युआन ने ठहाका लगाया। उसने वांग टेंग से कहा, बॉस, हम अब निकलेंगे और आधे घंटे बाद इस देश की राजधानी में फिर मिलेंगे। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और क्षितिज में गायब हो गए, एक उत्तर की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। उनकी गति अविश्वसनीय थी। ग्रहीय मंच। नेता की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। जब उन्होंने कहा तो उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। ये दो खुशमिजाज एलियंस ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा थे। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वांग टेंग को ये दो ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा कहां से मिले? यह उतना ही आश्चर्यजनक था जितना कि वांग टेंग का खुद एक ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा बनना। वे ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा थे, बाजार में बिकने वाली कोई सब्जी नहीं। गंभीरता से मार्शल आर्ट के नेता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हाँ, वे ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा हैं। उनके आसपास होने से स्टार बीस्ट दंगा जल्दी से दबा दिया जाएगा, वांग टेंग ने कहा। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा हमें मजबूत कर रहे हैं। नेता ने सहमति में सिर हिलाया जब उसे याद आया कि कैसे वांग टेंग ने स्टार जानवरों को हराया था। वांग टेंग ने कहा, मैं बेजियांग का दौरा करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा, मैं अन्य छोटे सितारा जानवरों के दंगों की देखभाल के लिए लोगों की व्यवस्था करूंगा, मार्शल आर्ट के नेता ने उत्तर दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उत्तर की ओर गायब हो गया। उसका गंतव्य बेजियांग था। मार्शल आर्ट के नेता ने जटिल और भावनात्मक नजर से उसकी लुप्त होती पीठ को देखा। मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, वांग टेंग। एक आकृति आकाश में ध्वनि अवरोध को तोड़ती हुई, असंभव गति तक पहुंचती हुई तेजी से आगे बढ़ी। उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वांग टेंग ने ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा के लिए अधिकतम गति से बेजियांग की ओर उड़ान भरी। उसी समय उसने अपनी उपलब्धियों की गिनती की। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि इस बार फसल पिछली बार से ज्यादा थी। उन्हें विशेषता बुलबुले का एक और दौर मिला था। हाल ही में उनकी बर्फ शक्ति, बिजली शक्ति और विष शक्ति बढ़ी थी, लेकिन वे फिर से बढ़ गईं। बर्फ बल 17,900 बटा 20,011 सितारा। बिजली बल 18,600 बटा 20,011 सितारा। जहर बल 12,500 बटा 35,012 स्टार। उसकी बर्फीली शक्ति और बिजली की शक्ति दोनों ही अभी भी 11 सितारा सामान्य अवस्था में थी, लेकिन वे सफलता प्राप्त करने से बहुत दूर नहीं थी। उसकी जहरीली शक्ति सीमा पर पहुंच गई और 12 सितारा सामान्य अवस्था तक पहुंच गई। कुछ ही घंटों में वांग टेंग की क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ। प्रगति की गति थोड़ी भयावह थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने कई पवन बल विशेषता बुलबुले भी प्राप्त किए, इसलिए उनका पवन बल भी 12 सितारा सामान्य स्तर पर पहुंच गया।
पवन बल 8560 बटा 35012 स्टार। ये चारों सेनाएं 13 सितारा सामान्य चरण के और करीब पहुंच रही थीं। अगर भविष्य में उन्हें ग्रह अवस्था से संबंधित शास्त्र मिल जाए तो वे इन चारों शक्तियों को ग्रह अवस्था तक बढ़ा सकेंगे। तब सब कुछ सही हो जाएगा। बेशक वान टेंग ने बड़ी संख्या में जल बल के साथ साथ अन्य 4 मूल तत्व बल विशेषताओं को भी प्राप्त किया। आखिरकार समुद्री जानवर थे जिनके पास अन्य मूल तत्व थे। जल बल केवल एक ही नहीं था। समुद्री जानवरों ने कई अजीबोगरीब कौशल वाले बुलबुले भी गिराए। हालांकि वे वान टेंग के लिए बेकार थे। केवल एक अपवाद था, वेल स्वेलो। ये वेल लॉर्ड द्वारा छोड़ा गया एक विशेष कौशल था। वान टेंग की आंखें चमक उठी जब उसने अपने दिमाग में कौशल के गुणों को देखा। वेल निगल। संक्षेप में यह एक विशेष कौशल था जो उसे बड़ी मात्रा में भोजन निगलने या वेल की तरह बल प्रयोग करने की अनुमति देता था। ये कौशल एक मार्शल योद्धा की साधना गति को बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। एक बार जब वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो वे एक बार में बड़ी मात्रा में बल को अवशोषित कर सकते हैं या बहुत सारा भोजन निगल सकते हैं और उससे ऊर्जा निकाल सकते हैं। संक्षेप में इस कौशल का अनुप्रयोग वान टेंग की अपेक्षाओं से अधिक था। NOWELBEIN.com वेल निगल 265 बटा 10,000 1 स्टार। केवल 1 स्टार। वान टेंग ने विशेषताओं के पैनल से अपनी नजर हटा ली। उसने महसूस किया कि उसे प्राप्त सभी कौशल अलग अलग रैंक में आए थे। पूर्ण चरण अब उच्चतम स्तर नहीं था। रैंक होने का मतलब था कि रैंक में वृद्धि के परिणामस्वरूप कौशल की ताकत में उछाल आएगा। ये वान टेंग के लिए एक अच्छी खबर थी। जैसे जैसे उसकी क्षमता मजबूत होती गई, कुछ युद्ध तकनीकें बेकार हो गईं, यदि वे उसकी प्रगति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी। वान टेंग ने यह भी पाया कि ये रैंक केवल उन तकनीकों पर दिखाई देते हैं जिनमें अधिक क्षमता होती है। उदाहरण के लिए स्पेस फिजिक और डीप सी ब्रीदिंग कौशल में सुधार की गुंजाइश थी, इसलिए उन्हें अलग अलग रैंक में अलग कर दिया गया। अन्य सामान्य कौशल के लिए पूर्ण चरण ही सीमा थी। प्रणाली ने कौशल को स्पष्ट रूप से विभाजित किया। वान टेंग भी अपने कौशल की क्षमता को समझ सकता था। स्पेस फिजिक और वेल स्वेलो को आगे बढ़ने के लिए 10,000 अंक चाहिए थे। दूसरी ओर डीप सी ब्रीदिंग को सिर्फ 1,000 अंक चाहिए थे। यही अंतर था। सिर्फ स्टार बीस्ट हैं, उन्हें सीधे मार डालो। अनुवाद बे जियांग। एक विशाल पर्वत श्रृंखला जमीन के विशाल टुकड़े पर क्षैतिज रूप से पड़ी थी, मानो आसमान से कोई विशालकाय ड्रैगन गिरा हो। इसका शरीर पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाली असीम पर्वत श्रृंखलाओं में बदल गया, जिसने भूमि को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बे जियांग इस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित था। पूरे साल धरती बर्फ से ढकी रहती थी और पहाड़ की चोटी के आसपास धुंध तैरती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग हो। हालांकि इस अत्यंत शांतिपूर्ण क्षेत्र में एक भयावह आपदा घटित हो रही थी। हर जगह खतरा मंडरा रहा था। स्थिति अनिश्चित थी। कभी कभी अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं से एक के बाद एक तेज गर्जनाएं सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था कि वे इस जमीन के टुकड़े पर अपना अधिकार जता रहे हैं। उफ, ये जानवर घमंडी हो रहे हैं। पहाड़ों के बीच एक खड़ी घाटी थी जो खून से लथपथ थी। हर जगह इंसानों और सितारों के जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये भयावह था। जानवरों का ज्वार पीछे हट गया था और मनुष्य जीवित बचे लोगों का इलाज कर रहे थे और अपने साथियों की लाशें निकाल रहे थे। एक सैन्य मार्शल योद्धा ने दहाड़ सुनी और अचानक अपना सिर उठाया। उसने आवाज की दिशा में थूक दिया। अन्य मार्शल योद्धाओं ने भी वही भाव व्यक्त किए। उन्हें स्टार जानवरों के प्रति बहुत घृणा महसूस हुई। घाटी के प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी। सभी तरह के भारी हथियार रखे गए थे, जिनकी बोर घाटी की ओर निशाना साध रही थी। जैसे ही उन्हें स्टार बीस्ट के कोई संकेत मिलते, वे उन पर थूकी आग छोड़ देते। प्रवेश द्वार के पीछे एक तंबू भी था। बे जियांग की रक्षा करने वाले सामान्य चरण के मार्शल योद्धा सभी अंदर इकट्ठे हुए थे। वे अपने सामने एक बड़े नक्शे को गंभीरता से देख रहे थे। ये घाटी स्टार बीस्ट के लिए मानव क्षेत्र में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण द्वार है। एक बार जब वे इस रक्षात्मक रेखा को तोड़ देंगे तो हमारे पीछे की विशाल भूमि नरसंहार का स्वागत करेगी, झो जुआनवू ने मेजबान सीट के सामने खड़े होकर गंभीरता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैनली कबीले का सफाया करने के बाद उसे बे जियांग की रक्षा के लिए भेजा गया। यहाँ पर तारा जानवरों की भीड़ थी और यह पृथ्वी पर डाकलैंड से जुड़ने वाली पहली ज्ञात आयामी दरार थी। यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। इस स्थान पर उनके जैसे शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं की आवश्यकता थी।
इतना ही नहीं, उसने जुवानवु सेना के अधिकांश सदस्यों को भी अपने साथ ले लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वे पहले दौर के भयंकर ज्वार का सामना नहीं कर पाते। जब सामान्य स्तर के योद्धाओं ने ये सुना तो वे गंभीर हो गए। ये तो सिर्फ जानवरों की बाढ़ का पहला दौर था। उनकी क्षमताएं सबसे मजबूत नहीं हैं। ये कमीने हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में जानवरों की बाढ़ कितनी भयानक होगी, एक 12 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा ने कहा। जनरल लिन सही कह रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए एक कठिन लड़ाई इंतजार कर रही है। एक और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और सहमति जताई। उसका चेहरा सख्त था और उसकी पीठ सीधी थी। जनरल क्लोक पहने हुए वह एक 12 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा भी था। ये स्टार बीस्ट अचानक हम पर ऐसे हमला क्यों करने लगे जैसे कि वे पागल हो गए हों। साथ ही उनमें से ज्यादातर ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ, एक परिष्कृत दिखने वाला 11 स्टार जनरल स्टेज मार्शल योद्धा बोला। क्या आपको लगता है कि इसका विदेशी आक्रमणकारियों से कोई संबंध है? किसी ने सुझाव दिया। ये संभव है। ये बहुत बड़ा संयोग है। बाकी लोग इस संभावना पर विचार करने लगे। कुछ ने सिर हिलाया जबकि अन्य गहरी सोच में डूब गए। हमें कारण नहीं मिला है। अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। झो जुवानवु ने अपना मुंह खोला। मुझे एक बात की चिंता है। स्टार बीस्ट के अलावा यहाँ डार्कलैंड से जुड़ने वाली एक डायमेंशनल रिफ्ट है। अगर हमें घाटी में और नीचे जाने के लिए मजबूर किया जाता है तो डायमेंशनल रिफ्ट इस मौके का इस्तेमाल करके अपना विस्तार करेगी। अगर उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन सभी को पता था कि वह क्या कहना चाहता था। अगर अंधेरे प्रेत मौके का फायदा उठाकर आयामी दरार को तोड़ देते तो वे आखिरकार धरती पर उतर पाते। ये सबसे बुरी आपदा थी जो हो सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर पूरा तंबू शांत हो गया। जिंगावो महाद्वीप पर अंधेरे भूतों का आक्रमण हुआ। जब भी ये अंधेरे भूत किसी शहर में उतरते तो लोग नारकीय दुख और पीड़ा में डूब जाते। यह एक दुखद घटना थी। वे इसे किसी से भी बेहतर जानते थे। यदि पृथ्वी पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो 80% से अधिक मनुष्य मारे जाएंगे। जिंगावो महाद्वीप के ज्यादातर लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे और उनकी नींव मजबूत थी। इसलिए वे अंधेरे भूतों के बार बार होने वाले आक्रमणों के बावजूद टिके रहने में सक्षम थे। उन्हें अंधेरे भूतों का विरोध करने के लिए पृथ्वी से मदद की जरूरत थी। पृथ्वी पर मार्शल आर्ट का युग अभी हाल ही में शुरू हुआ था। ज्यादातर मानव मार्शल योद्धा साधारण लोग थे। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे स्टार बीस्ट या डार्क प्रेत के मुकाबले में नहीं थे। यदि आयामी दरार का विस्तार हुआ तो मानव जाति केवल विलुप्ति की ओर ही बढ़ेगी। सभी के मन में क्रूर परिणाम उभर आए। उनके चेहरे सख्त हो गए और माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। सांस। इसी समय बाहर से तेज हवा चली। अस्थायी दरवाजे के रूप में इस्तेमाल किया गया हरा पर्दा उड़ गया। सब लोग अचंभित रह गए। वे मुड़कर देखने लगे। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और ऊंची और स्पष्ट आवाज में बोला, वे सिर्फ स्टार बीस्ट हैं। उन्हें सीधे मार डालो। तुम किससे डरते हो? आप कौन हैं? कई लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने बाहरी व्यक्ति को घूर कर देखा। इनमें से कुछ लोग कई सालों से बेजियां की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए जब उन्होंने उसे बेशर्मी से शेखी बघारते सुना तो वे भड़क गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग। झो जुवानवु ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह बहुत खुश हुआ। क्या वांग टेंग? वह वांग टेंग है। NOWELB-JAN.CO। वांग टेंग जिसने विदेशी मार्शल योद्धा को परास्त किया, वह यहाँ क्यों है? एक क्षण के आश्चर्य के बाद लोगों को होश आया और वे हैरानी से उस युवक को देखने लगे। जनरल झो, आप कैसे हैं? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए झो जुवानवु का अभिवादन किया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टार बीस्ट के दंगे की वजह से मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, झो जुवानवु ने एक जबरदस्ती भरी मुस्कान के साथ कहा। हा, वांग टेंग जोर से हंस पड़े। तुम्हारे भी असहाय होने के क्षण आते हैं। यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। झो जुवानवु ने वांग टेंग की चिढ़ाने की परवाह नहीं की। मैंने सुना है कि तुम पहले ही उस अवस्था में पहुंच चुके हो। मुझे लगता है कि तुम स्टार बीस्ट को आसानी से संभाल पाओगे, है ना? हालांकि झो जुवानवु देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वांग टेंग गृह अवस्था में पहुंच गया है।
वह उन कुछ तैनात मार्शल योद्धाओं में से एक था जो इस बारे में जानते थे। वह 13 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा था, इसलिए उसे जानने का अधिकार था। इसके अलावा उसे बल को नक्षत्र बल में बदलने का कौशल प्राप्त था और वह पहले से ही ग्रहीय चरण तक पहुंचने के मार्ग पर था। वह मंच। उनकी बातचीत सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। वे जानते थे कि उस चरण का क्या मतलब है। मार्शल योद्धाओं के रूप में हर कोई मौजूदा अड़चन को तोड़ना चाहता था और उच्च स्तर पर चढ़ना चाहता था। हालांकि वे बहुत दूर थे। वे 13 सितारा सामान्य चरण तक भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए वह चरण सिर्फ एक जंगली इच्छा थी। फिर भी यह युवक जो 20 साल का भी नहीं हुआ था, उस मुकाम पर पहुंच चुका था। अगर वे यह बात झोउ जुआनवू से नहीं सुनते तो उनमें से कोई भी इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं करता। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसका कोई मतलब नहीं निकला। बिल्कुल भी नहीं। वे अपना पूरा जीवन किस चीज की खेती करते रहे। वांग टेंग अभी भी बहुत छोटा है। वांग टेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे थे। उसने झोउ जुआनवू की ओर सिर हिलाया और कहा, वास्तव में उस चरण को पार करना मुश्किल नहीं है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मौन। सब अवाक रह गए। क्या आप वाकई हमें सांत्वना दे रहे हैं? इसके बजाय यह इतना क्रोधित करने वाला क्यों लगता है? झोउ जुआनवू भी असहाय महसूस कर रहा था। उसने धर्म परिवर्तन का अभ्यास किया था, इसलिए वह जानता था कि यह आसान नहीं था। क्या यह आदमी सोचता था कि हर कोई उसके जैसा प्रतिभाशाली है? ठीक है, मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं स्टार बीस्ट दंगा खत्म करने आया हूं, वांग टेंग ने घोषणा की। श्रोता तुरंत गंभीर हो गए। अब स्टार बीस्ट दंगा को खत्म करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। बाकी सब कुछ पीछे धकेला जा सकता था। चलो भविष्य की योजना पर चर्चा करते हैं। झोउ जुआनवू ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी लोग विचार करने लगे। इस स्थिति में कोई उपयुक्त जवाबी हमला करना आसान नहीं था। हालांकि वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा, हमें किस योजना की जरूरत है? हम तो उन पर हमला कर सकते हैं। मौन। सभी लोग अचंभित थे। उन्होंने बिना किसी योजना के एक साथ अपना सिर घुमाया और उलझन में वांग टेंग को घूरने लगे। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? वांग टेंग असहाय महसूस कर रहा था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। चलो जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करते हैं। मुझे दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों का ख्याल रखना है। मैं व्यस्त हूँ। कोई नहीं जानता था कि क्या कहना है। वांग टेंग के लिए यह कांटेदार सितारा जानवर दंगा उसके हाथों की एक लहर से हल किया जा सकता था। क्या कुछ ठीक नहीं था? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने उनके भाव देखे और अंततः महसूस किया कि उसके शब्दों ने उन्हें उत्तेजित कर दिया था। खांसते हुए, तुम अपना काम जारी क्यों नहीं रखते और मैं अकेले पहाड़ों में जाकर देखता हूँ। उसने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। मौन। बेहतर होता कि वह कुछ न बोलता। योद्धाओं को अपने आप पर और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। ईमानदारी से कहें तो क्या वे बेकार थे? वह सोच रहा होगा कि वे उसकी योजना में बाधा डालेंगे, इसीलिए वह अकेले ही पहाड़ों में घुसना चाहता था। यही तो वह सोच रहा होगा। यह अवश्य होगा। हर कोई छिपी हुई कड़वाहट के साथ वांग टेंग को देख रहा था। झोउ जुआनवू ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसने माहौल को शांत करने के लिए जल्दी से बात की। ये कैसा रहेगा? वांग टेंग और मैं पहाड़ों में घुसकर देखेंगे। आप लोग शिविर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी रखवाली करेंगे और हमारा इंतजार करेंगे। अन्य सामान्य मंच के योद्धाओं को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाया। अब वे पहाड़ों में प्रवेश करने से डरने लगे थे। पहाड़ खतरों से भरे हुए थे। शक्तिशाली सितारा जानवर हर जगह थे। उन्होंने अतीत में स्काउट के रूप में कार्य करने के लिए कई मार्शल योद्धाओं को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। वे सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा थे, इसलिए जीवित रहना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि अगर वे पहाड़ों में प्रवेश करते तो उन्हें भीषण युद्ध का सामना करना पड़ता। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता। आप कह सकते हैं कि उन्हें लगा कि अकेले पहाड़ों में प्रवेश करना एक बुरा विचार था। वांग टेंग ने ऐसा करने की हिम्मत की क्योंकि वह काफी मजबूत था। झोउ जुआनवू एक 13 सितारा सामान्य चरण मार्शल योद्धा था, इसलिए यह उसके लिए भी कोई समस्या नहीं थी। जब वांग टेंग को कोई झटका लगा तो वह स्वाभाविक रूप से वापस आ गया और उनकी योजना का आज्ञाकारी ढंग से पालन किया। वह अब जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए झोउ जुआनवू और वांग टेंग ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया।
वे बिना देर किए पहाड़ों में प्रवेश करेंगे। वे दोनों तंबू से बाहर निकले, उनके साथ अन्य सामान्य मंच के मार्शल योद्धा भी थे। वे घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दृश्य को साफ कर रहे सैन्य मार्शल योद्धाओं ने जब सामान्य मंच के मार्शल योद्धाओं को देखा तो वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया। वे उन्हें घूरने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह युवक कौन है? वह सभी जनरलों के आगे चल रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे पता है वह कौन है। ये वही है। कौन है? जल्दी बताओ। ये वांग टिंग है, मेजर जनरल वांग। क्या मेजर जनरल वांग? वह यहाँ क्यों है? चारों तरफ धीमी धीमी चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। वे युद्ध के मैदान में थे, इसलिए अनुशासन उतना सख्त नहीं था। शोर मचाने पर किसी ने उन्हें डांटा भी नहीं। जब वांग टेन सैन्य मार्शल योद्धाओं के पास से गुजरा तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर सलामी दी। वे उसके प्रति अत्यंत सम्मानपूर्ण थे। वे वांग टेन को पहले ही पहचान चुके थे। उनकी निगाहों के बीच वांग टेन और झो जुआनवू घाटी के अंत में रुक गए। वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या वे जवाबी हमला करने जा रहे हैं? सैन्य मार्शल योद्धाओं ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। पिछले स्टार बीस्ट हमले के दौरान वे मुख्य रूप से रक्षा पर निर्भर थे। ये निराशाजनक था, इसलिए जब उन्होंने सामान्य चरण के मार्शल योद्धाओं को कार्रवाई करते देखा तो वे उत्साहित महसूस करते थे। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सभी योद्धाओं में से केवल 2 ही हवा में उठे थे, बाकी सभी जमीन पर ही रहे। जनरल झो, मेजर जनरल वांग। वे आश्चर्य से आकाश में 2 आकृतियों को देखने लगे। सभी लोग, हम शिविर को आप लोगों के हवाले कर देंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि शिविर को कुछ भी नुकसान न पहुंचे, झो जुआनवू ने कहा। चिंता मत करो जनरल झो, हमारे रहते कुछ नहीं होगा, नीचे खड़े योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। वांग टेंग और झो जुआनवू ने बात करना बंद कर दिया और पहाड़ों की गहराई में गायब हो गए। NOWELLBEIN.CO। अन्य जनरल स्टेज मार्शल योद्धा कुछ देर तक वहीं खड़े रहे और वांग टेंग और झो जुआनवू के जाने की दिशा को देखते रहे। उन्होंने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि वे सुरक्षित वापस आ सकेंगे। हम उनमें से किसी को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ, जनरल झो शिविर में सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा है। वह सुरक्षित होना चाहिए। वांग टेंग अभी भी बहुत छोटा है। सभी लोग वापस तंबू की ओर जाते हुए बातें करते रहे। वे भविष्य की योजना पर चर्चा करते रहे। उनके दिल में वांग टेंग और झो जुआनवू की यात्रा व्यर्थ होगी। दूसरी तरफ वांग टेंग और झो जुआनवू अब पहाड़ों में गहरे थे। उन्होंने एक बार साथ काम किया था, इसलिए वे एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित थे। एक दूसरे पर शक करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा रूपांतरण कौशल का प्रयास करने के बाद झो जुआनवू को एहसास हुआ कि उसकी क्षमता एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई थी। इससे उसे यह समझने में मदद मिली कि ग्रहीय चरण कितना शक्तिशाली था। जब वांग टेंग ने कहा कि वह अकेले ही स्टार बीस्ट समस्या का समाधान कर सकता है, तो अन्य लोगों को शायद उसकी बात पर विश्वास न हुआ हो, लेकिन उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। उसकी एकमात्र चिंता तारा जानवर ज्वार के भय से थी। गर्जन। जैसे ही वे गहरे पानी में उतरे, नीचे से एक जोरदार आवाज आई। उनके नीचे जमीन पर एक विशालकाय बंदर खड़ा था। वह 10 फीट से ज्यादा लंबा था। उसने उछलकर वांग टेंग और झो जुआनवू पर अपनी बड़ी हथेली थपथपाई। धमाका। बल के कारण हाथ के आसपास की हवा संकुचित हो गई, जिससे ध्वनि विस्फोट हुआ। इससे जो हलचल पैदा हुई वह भयावह थी। विशाल हथेली ने वांग टेंग और झो जुआनवू को पहाड़ की तरह दबा दिया। 12 सितारा प्रभु स्तर। झो जुआनवू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने नहीं सोचा था कि वह जिस पहले स्टार जानवर से मिला था वह इतना दुर्जय दुश्मन होगा। वह इस तारा जानवर से डरता नहीं था, लेकिन वह इस हथेली को बलपूर्वक प्राप्त नहीं करना चाहता था। एक मानव मार्शल योद्धा के रूप में इसकी ताकत उसके शरीर को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। अग्नि आपदा। झो जुआनवू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह हथेली को चकमा देने के लिए तैयार था। NOWELLBEIN.CO। उसे वांग टेंग की चिंता नहीं थी। ये तो बस 12 सितारा प्रभु स्तर का तारा जानवर था। ये ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? हालांकि वांग टेंग ने उसे चौंका दिया। उसका तरीका उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सीधा था। उसने अपनी हथेली आगे की और विशालकाय बंदर के हमले का सीधे स्वागत किया।
दोनों हथेलियों के आकार में बहुत अधिक अंतर था। धमाका। अगले ही पल हथेलियां आपस में टकरा गईं। कमजोर और छोटी हथेली ने विशालकाय बंदर की विशाल हथेली को रोक दिया। यह अंत नहीं था। दरार। बंदर की आंखें अविश्वास से भर गई थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस नाजुक और छोटे से इंसान में इतनी शक्तिशाली क्षमता कैसे हो सकती है। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसके हाथ में तेज दर्द हुआ और उसकी हड्डी टूटने की आवाज जोरदार और साफ थी। वह दर्द से बेकाबू होकर चिल्लाने लगा। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हथेली के हमले के बाद वांग टेन गायब हो गया और बंदर के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। नीचे उतर जाओ। उसने अपने पैर सीधे बंदर के मुकुट पर पटक दिए। विशालकाय बंदर कांप उठा। उसे लगा कि उसके सिर से एक जबरदस्त ताकत निकल रही है। उसका विशालकाय शरीर बेकाबू हो गया और नीचे गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उल्कापिंड उसके सिर पर टूटकर गिर पड़ा हो। धमाका। विशालकाय बंदर पहाड़ से टकराया, जिससे जमीन पर बहुत बड़ा कंपन हुआ। बहुत सारे पेड़ गिर गए। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। शोर सुनकर पहाड़ों में छिपे तारा जानवर सतर्क हो गए। वे सब गुस्से में चिल्लाने लगे। झो जुआनवू ने दहाड़े सुनकर अपने दिल को कांपते हुए महसूस किया। अगर वह इन सभी प्रभु स्तर के सितारा जानवरों से घिरा हुआ था तो वह भागने के बारे में भूल सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी वांग टेंग अभी भी शांत और संयमित था। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। झो जुआनवू को अचानक हीनता का एहसास हुआ। उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? कितना बड़ा बंदर है? वांग टेंग ने विलाप किया। उसने झो जुआनवू की उदास अभिव्यक्ति नहीं देखी। वह आकाश से नीचे आया और विशालकाय बंदर को देखने के लिए बीच हवा में रुक गया। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की? विशालकाय बंदर ने भयंकर दर्द सहा और जमीन से ऊपर चढ़ गया, जिससे फिर से गड़गड़ाहट शुरू हो गई। उसने अपना सिर उठाया और वांग टेंग को घूर कर देखा। वाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग टेंग ने एक कदम पीछे हटकर अपनी छाती थपथपाई। वानर। झो जुआनवू। उनका अभिनय सचमुच अतिशयोक्तिपूर्ण था। झो जुआनवू ने अपनी आंखों के कोनों को फड़कता हुआ महसूस किया जब वह आश्चर्य से वांग टेंग को देख रहा था, जैसा कि वांग टेंग से उम्मीद थी। बंदर समझ गया कि वांग टेंग उससे चिढ़ा रहा था। वह आसमान की ओर चिल्लाया, सब लोग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे मार डालो। आह! बंदर की चीख अचानक उसके गले में अटक गई। उसने उबकाई जैसी आवाज निकाली और उसका वाक्य अचानक खत्म हो गया। झो जुआनवू का चेहरा अजीब हो गया। उसने क्या देखा? जब बंदर आकाश की ओर मुंह करके चिल्ला रहा था, तभी वांग टेंग ने न जाने कहां से एक बड़ा पत्थर ढूंढ निकाला और उसे सीधे बंदर के मुंह में फेंक दिया। ये सरल हमला क्यों सफल हो सका? इसका कारण केवल ये था कि बंदर का मुंह बहुत बड़ा था। बंदर को बहुत असहज महसूस हुआ। उसने अपना मुंह खोला और अपनी गर्दन सीधी की। बड़ी चट्टान उसके गले में फंस गई थी। वह उसे निगल नहीं पा रहा था और न ही थूक पा रहा था। यह उसके गले के सबसे कमजोर हिस्से में फंसा हुआ था, इसलिए इसे केवल बलपूर्वक ही तोड़ा जा सकता था। झो जुआनवू ने जब उसके चेहरे पर भाव देखे तो वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हिल रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसे सूखापन और असहजता महसूस हो रही थी। यह एक भयावह कदम था। एड्स बाय पब फ्यूचर। झो जुआनवू को लगा कि सिर्फ वांग टेंग ही ऐसी गंदी चाल सोच सकता है। यह उसकी शैली के अनुकूल था। पास आते हुए तारा जानवर एक साथ रुक गए। माहौल अजीब हो गया। यह इंसान थोड़ा डरावना लग रहा था। क्या उनका आगे बढ़ना उचित था? क्या घर पर रहकर अच्छी नींद लेना बेहतर नहीं था? उन्हें बाहर आकर अपनी जिंदगी के लिए क्यों लड़ना पड़ा? क्यों? क्रैक टिल्ड क्रैक फफ्ट। विशालकाय बंदर को आखिरकार याद आया कि वह बल लगाकर चट्टान को तोड़ सकता है। उसने अपना गला हिलाया और चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े बाहर थूक दिए। गर्जन। वह गुस्से में चिल्लाया और अपने आसपास के तारा जानवरों पर चिल्लाया, क्या तुम हमारा उद्देश्य भूल गए हो? इस इंसान को मार डालो। बंदर के शब्दों ने तारा जानवरों में क्रूरता भर दी। वे क्रोध से चीखने लगे और उस दिशा में दौड़ पड़े। धमाका। जंगल कांप उठा, जमीन जोर से हिलने लगी। यह कोलाहल इतना भयानक था कि लोग डर गए। बहुत जल्द ही नीचे जंगल से तारा जानवरों का एक समुद्र उनकी ओर टूटता हुआ दिखाई देने लगा। पूरा जंगल उनकी संख्या से काला पड़ गया था।
झो जुआनवू ने आसमान से नीचे देखा और अपनी लार का एक घूंट निगल लिया। उसने कर्कश आवाज में कहा, वांग टिंग, तुमने ततया के छत्ते में छुरा घोंपा है। हाँ, तुम किस बात से डर रहे हो? यह अच्छा है कि वे यहाँ हैं। काश सभी सितारा जानवर आ जाते, मैं उन सभी को एक साथ पकड़ सकता हूँ। वांग टिंग बिना किसी चिंता के हंसा। झो जुआनवू को समझ नहीं आया कि क्या कहे। इस आदमी का दिल बहुत बड़ा था। वह अभी भी सभी तारा जानवरों को एक ही बार में फंसाने के बारे में सोच रहा था, जबकि उसे इतनी भयावह जानवरों वाली लहर का सामना करना पड़ रहा था। क्या ये किसी गृह स्तरीय युद्ध योद्धा का आत्मविश्वास था? गर्जन। एड्स बाय पब फ्यूचर। मारना। मनुष्यों, मर जाओ। तारा जानवरों की चीखें आपस में मिल गईं और हवा में एक भयंकर आभा फैल गई। ये वांग टिंग और झो जुआनवू की ओर बढ़ रही थी। सामान्य मार्शल योद्धा इस दृश्य को देखकर आतंक से भर जाते। यहाँ तक कि झो जुआनवू, जो 13 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा था, भी घबरा गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह कायर नहीं था। ईमानदारी से वह बस थोड़ा सा घबरा रहा था। क्यों न हम वापस जाकर पहले योजना पर चर्चा करें? झो जुआनवू ने चुपचाप सांस ली और पूछा, क्या तुम डर गए हो? वांग टिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कैसे संभव है? मुझे कभी नहीं पता था कि डर कैसा होता है, झो जुआनवू ने आत्मविश्वास से कहा। वांग टिंग ने झो जुआनवू पर नजर डाली, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। उसने मुड़कर ठंडे भाव से नीचे के तारा जानवरों को देखा। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ। वांग टिंग के शरीर से एक भयानक ज्वाला फूट पड़ी। पन्ना की ज्वाला फैल गई और आग के ड्रैगन की तरह आकाश में फैल गई। चिलचिलाती गर्मी ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। क्षेत्र में तापमान एक पल में ही बहुत बढ़ गया। पन्ना चमकती हुई लो। जब से वांग टिंग ग्रहीय अवस्था में आगे बढ़ा, उसके द्वारा नियंत्रित दिव्य अग्नि की शक्ति अतीत की तुलना में कई गुना बढ़ गई। उसके हाथ की एक लहर से आकाश में लपटें एक हो गईं और अनगिनत भयंकर हरे ड्रैगन बन गए। ड्रैगन आकाश की ओर दहाड़ने लगे। तारा जानवर वहीं रुक गए और ऊपर देखने लगे। उनकी आंखें पन्ने की लपटों से भरी थीं। वे अचंभित थे। यह क्या है? कितनी डरावनी ज्वाला है! प्रभु स्तर के तारा जानवर डर के मारे चीखने लगे। वे घबरा गए। जाओ! हवा में गुस्से से भरी चीख गूंजी। हरे ड्रैगन बाहर निकल आए और आसमान से अनगिनत पन्ने की लपटें गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया के अंत का दृश्य है। अंतरिक्ष विरूपण क्षेत्र। ये पर्वत श्रृंखला बहुत ठंडी थी। ये पूरे साल बर्फ से ढकी रहती थी और यहाँ कई बर्फीले तारा जानवर पैदा होते थे। जब पन्ना ज्वाला की वर्षा जमीन पर हुई, तो बर्फ के गिद्धों के झुंड ने अपनी चोंच खोली और आकाश में बर्फ और हिम छिड़का। एक पल में ऐसा लगा जैसे भारी बर्फबारी हो रही है। हवा में ठंड फैल गई और आंधी में बदल गई, जो सीधे आग की लपटों की ओर बढ़ रही थी। पंत। बर्फ आसमान में बेतहाशा नाच रही थी, पन्ने की लपटों को बुझाना चाहती थी। हालांकि इन बर्फीले गिद्धों ने पन्ना की चमकदार लौ को कम करके आंका था। जैसे ही बर्फ ने लपटों को छुआ, वह पिघल गई और वाष्पित हो गई। बर्फ के गिद्ध गुस्से से चीखते हुए हवा में चक्कर लगाने लगे। धरती पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देने लगे, जिससे ये जगह बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गई। नादान! वांग टिंग ने व्यंग्य किया। उसने उदासीन भाव से बर्फ गिरने दी। धमाका। अचानक पन्ना की ज्वाला फूट पड़ी और सारी बर्फ और बर्फ को निगल गई। इस क्षेत्र का तापमान कई गुना बढ़ गया। इतना ही नहीं, पन्ना की चमकदार ज्वाला से बना विशालकाय ड्रैगन भी हवा में उछलकर बर्फ के गिद्धों की ओर बढ़ गया। चीख! बर्फ के गिद्धों ने डर के मारे तीखी चीख मारी। वे अपने पंख फड़फड़ाने लगे और भागना चाहते थे, लेकिन लगभग 10 मीटर तक उड़ने के बाद पन्ना की लौ ने उन्हें पकड़ लिया और निगल लिया। चीख! चीख! NOWELLBEIN.CO एड्स बाय पब फ्यूचर। आसमान में निराशा की चीखें गूंज उठीं। एक पल में ही हरी लपटें पूरी तरह गायब हो गईं। आसमान में काली काली वस्तुएं गिरने लगीं। वे सचमुच जले हुए पक्षी बन गए थे। नीचे स्थित तारा जानवर ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। वांग टिंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना हाथ हिलाया और पन्ने की लपटें फिर से नीचे की ओर बढ़ी और कई तारा जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। गर्जन! गर्जन! चीख! जंगल में लगातार भय की चीखें गूंज रही थीं। इसका कोई अंत नहीं था। तारा जानवरों के पास पन्ना की चमकदार लौ के हमले का विरोध करने का कोई मौका नहीं था। वे तुरंत जलकर राख हो गए।
पीछे खड़े तारा जानवर डर गए। अब वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और सभी दिशाओं में भागने लगे। भागने की सोच रहे हो? वांग टेंग उन्हें जाने का मौका नहीं देगा। उन्हें बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद उसे अपने दिल की इच्छा के अनुसार हत्या करनी होगी। उसके माथे से आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। उसने पन्ना की चमकीली ज्वाला को नियंत्रित किया और उसे भाग रहे तारा जानवरों पर फेंक दिया। तारा जानवर एक एक करके लपटों में डूब गए। सौभाग्य से पर्वत श्रृंखला चट्टानों और जमी हुई बर्फ से भरी हुई थी। अगर ऐसा न होता तो पूरी पर्वत श्रृंखला आग के समुद्र में बदल सकती थी। फिर भी जंगल में लपटें जलती रहीं। पन्ना की चमकीली ज्वाला एक दिव्य अग्नि थी। ये जिस किसी चीज के संपर्क में आती उसे जला सकती थी। कोई भी चीज उसके प्रकोप से बच नहीं सकती थी, यहाँ तक कि पत्थर भी। आप हर जगह छोटे छोटे पत्थर जलते हुए देख सकते थे। झो जुवानवु दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह सपने में है। वांग टेंग ने एक ही लॉ का इस्तेमाल करके भयावह जानवरों की लहर को नष्ट कर दिया। सितारा जानवर बुरी तरह से भाग गए। ये जानवरों का ज्वार उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। हर जानवर के ज्वार में कई शक्तिशाली सितारा जानवर थे। जानवरों के इस बड़े और मजबूत समूह का नुकसान और प्रभाव भयानक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सड़क पर पड़े कोई कुत्ते या बिल्ली नहीं थे। फिर भी वे अब चींटियों की तरह जलकर मर गए। यह अविश्वसनीय था। झो जुवानवु को अचानक झटका लगा। उसे लग रहा था कि वह सिर्फ तमाशा देखने के लिए यहाँ आया है। जुवानवु सेना का मुख्य कमांडर एक दर्शक बन गया था। यह एक पल के लिए झो जुवानवु के दिल से हीनता के आंसू टपक पड़े। यह बहुत कठिन था। यह उसके लिए बहुत कठिन था। वांग टेंग को नहीं पता था कि झो जुवानवु क्या सोच रहा था। स्टार बीस्ट की सेना ढह गई थी। उसने लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को छोड़ने का फैसला किया। झो जुवानवु इन दो सितारा जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। प्रभु स्तर। वे प्रभु स्तर के सितारा जानवर थे। जाओ और तारा जानवरों का शिकार करो। जो सबसे ज्यादा मारेगा उसे अंत में ज्यादा इनाम मिलेगा, वांग टेंग ने अपने दो आध्यात्मिक पालतू जानवरों से कहा। वह इस अवसर का उपयोग अपने आध्यात्मिक पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहा था। वह तेजी से प्रगति कर रहा था। यदि उसके आध्यात्मिक पालतू जानवर अपनी साधना गति नहीं बढ़ाते तो वे उसके साथ नहीं चल पाते। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि वे उसकी गति का अनुसरण करेंगे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे बहुत पीछे नहीं रहेंगे। आखिरकार उसके आध्यात्मिक पालतू जानवरों के रूप में अगर उनकी क्षमताएं बहुत कम थीं, तो ये प्रस्तुत करने योग्य नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। झो जुवानवु की आंखों में विस्मय और भी बढ़ गया। वांग टेंग शायद एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने आध्यात्मिक पालतू जानवरों को ऐसे समय में प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें मुक्त करने का साहस किया। लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू उत्साहित थे। वे तुरंत नीचे के तारा जानवरों की ओर बढ़े और अपना पागल नरसंहार शुरू कर दिया। एक आध्यात्मिक पालतू जानवर के अनुभव उसके मालिक पर निर्भर होते हैं। अगर लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन सामान्य रूप से बड़े होते तो वे सिर्फ साधारण स्टार बीस्ट होते। हालांकि उसके मार्गदर्शन में उनकी क्षमता उसी स्तर के अन्य स्टार बीस्ट से ज्यादा थी और उन्हें लड़ाई पसंद थी। जब उन्होंने दूसरे स्टार बीस्ट को मारा तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। झो जुवानवु को झटका लगा। उसने लगभग अपना होंठ काट लिया। वांग टेंग पहले से ही एक राक्षस था, लेकिन उसके आध्यात्मिक पालतू जानवर भी विकृत थे। क्या वह अन्य लोगों को कुछ मौका दे सकता है? झो जुवानवु के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। अपनी साधना और क्षमता के साथ अतीत में उसके पास यह मानसिकता नहीं होती। अब वह खुद से वादा करता रहा कि वह वापस जाने के बाद पूरी मेहनत से साधना करेगा। उसे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। वह कभी भी दोबारा दर्शक बनने की निराशा का अनुभव नहीं करना चाहते थे। एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम की यातना के कारण अधिकांश तारा जानवर राख में बदल गए और जीत के साथ बह गए। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कि वे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। अन्य तारा जंतु जानते थे कि मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए वे घुटने टेककर पर्वत श्रृंखला की ओर निराशा में चीखने लगे। उस दिशा में एक आसमान छूता बर्फ का पहाड़ था। बादलों ने चोटी को ढक लिया था, जिससे उसे देखना असंभव हो गया था। गर्जन। सभी तारा जानवरों ने चीखना शुरू कर दिया, मानो वे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हों। उनकी आवाजें आपस में मिल गईं और ध्वनि तरंगों ने पहाड़ों को हिला दिया। वे क्या कर रहे हैं? वांग टेंग दंग रह गया।
उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और बर्फ के पहाड़ की ओर देखा तथा उनके कार्यों के पीछे का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। वहां एक विकृत शक्ति थी जो उसकी आध्यात्मिक दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। वह उसके आर पार देख पाने में असमर्थ था। अंतरिक्ष विरूपण। वांग टेंग के पास अंतरिक्ष प्रतिभा थी, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि यह अंतरिक्ष विकृति के कारण उत्पन्न बाधा थी। यह अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए क्योंकि उसकी आध्यात्मिक दृष्टि इसके आर पार देख भी नहीं सकती थी। क्या बात है? झो जुआनवू ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। वह वांग टेंग के पास गया और उससे पूछा, वहां कुछ अजीब है। वांग टेंग मुस्कुराया, मेरी किस्मत खराब नहीं है। मैंने बेजियांग आने का बेतरतीब फैसला किया और मैं बड़े बॉस से मिला। झो जुआनवू को अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा बदल गया। रुको, यहीं पर आयामी दरार है। आयामी दरार? मैं सही कह रहा हूं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। आगे बोलने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। अगर वह आयामी दरार है जो डाकलैंड से जुड़ती है, तो स्टार बीस्ट उस दिशा में अपना सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्या उन्होंने खुद को अंधेरे भूतों की गोद में फेंक दिया? झो जुआनवू को अपने दिल में एक चुरा महसूस हुआ। क्या तारा जानवर अंधेरे भूतों के साथ सहयोग कर रहे हैं? झो जुआनवू वांग टेंग के अनुमान से हैरान था। ये बेतुका था। तारा जानवरों ने अंधेरे प्रेतों के साथ मिलकर सेना बना ली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? शक्तिशाली तारा जानवरों में बुद्धि थी और वे मनुष्यों जितने ही चतुर थे। अगर मनुष्य अंधेरे प्रेतों के साथ सहयोग कर सकते हैं, तो वे क्यों नहीं कर सकते? झो जुआनवू बेवकूफ या भोला नहीं था। वह जानता था कि स्टार बीस्ट अनम्य नहीं थे। उसने अपने दिल में इसका विश्लेषण किया और महसूस किया कि ऐसा होने की लगभग 70% संभावना थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यदि तारा जानवरों ने अंधेरे प्रेतों के साथ सहयोग किया, तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचना बेकार है। चूंकि स्टार बीस्ट उस दिशा में अपना सम्मान दे रहे हैं, तो देखते हैं कि उन्हें बचाने के लिए कुछ दिखाई देता है या नहीं। वांग टेंग ने उपहास किया। उसने अपना हाथ हिलाया और आग की लपटें निर्दयता से बचे हुए लोगों की ओर निकल पड़ी। तारा जानवर पीड़ा से चीखने लगे और पन्ना की चमकदार ज्वाला के नीचे मर गए। मनुष्यों, तुम एक भयानक मौत मरोगे। दहाड़ो, बीस्टमास्टर हमसे बदला लेगा। जानवरों का सरदार, जानवरों का सरदार। बीस्टमास्टर, मुझे देखना है कि क्या ये बीस्टमास्टर इन सभी स्टार बीस्ट को मारने के बाद दिखाई देगा। वांग टेंग के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। उसने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई और इसके बजाय और भी अधिक क्रूर हो गया। उसने शेष स्टार बीस्ट को क्रूरता से मारना शुरू कर दिया। चूंकि उन्होंने आक्रमण करना चुना है, इसलिए उन्हें विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। योग्यतम का अस्तित्व ही मार्शल आर्ट युग का मूल मंत्र था। ये कभी नहीं बदलेगा। स्टार बीस्ट एक एक करके गिरने लगे, जिनमें शक्तिशाली लॉर्ड लेवल स्टार बीस्ट भी शामिल थे। वे ऐसे ही मरने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे पहाड़ों की गहराई में भागते रहे और एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम उनका लगातार पीछा कर रही थी। हालांकि उनके प्रयास बेकार थे। वे केवल पछतावे और कड़वाहट के साथ मर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरी सितारा जानवर के मरने के बाद यह इलाका शांत हो गया। केवल जलती हुई लपटें और जमीन पर जले हुए निशान ही साबित कर रहे थे कि एक सेकंड पहले यहां एक भयावह नरसंहार हुआ था। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और अपनी पन्ना चमकीली ज्वाला को बरकरार रखा। लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू भी वापस उड़ गया। मास्टर, मैंने 138 सितारा जानवरों को मार डाला। उनमें से 133 भगवान के स्तर से नीचे थे और 5 भगवान के स्तर पर थे। धातु कवच ज्वलंत बिच्छू ने चापलूसी भरे स्वर में कहा। बुरा नहीं है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। लिटिल व्हाइट ने कांव कांव करके कहा। वह हारना नहीं चाहता था। लिटिल व्हाइट का कहना है कि उसने 145 स्टार बीस्ट को मार गिराया। उनमें से 8 लॉर्ड लेवल के थे। वांग टेंग मुस्कुराया। लिटिल स्कॉर्पियन, ऐसा लगता है कि तुम हार गए। वांग टेंग को पता था कि उन्होंने कितने स्टार बीस्ट को मारा है। उसके पास 18 टास्क मल्टीटास्किंग कौशल था, इसलिए वह अपने आध्यात्मिक पालतू जानवरों पर नजर रखने के लिए 2 विचारों को अलग कर सकता था। इस तरह वह उनके परिणाम जानता था। ये कैसे संभव है? छोटा कौवा मुझसे ज्यादा कैसे मार सकता है? धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू अविश्वास में बोला। ये तुमसे ज्यादा होशियार है। इसने उन तारा जानवरों को चुना जिन्हें मैंने घायल किया था, इसलिए ये तुमसे ज्यादा कुशल था। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या बकवास है, तुम ऐसा कर सकते हो।
धातु कवच वाले जलते हुए बिच्छू ने अपने सिर पर अपने चिमटे से चोट मारी और अपनी मूर्खता के लिए खुद को डांटा। वह इतना आसान विचार सोच ही नहीं सकता था। ठीक है, मैं आपके द्वारा मारे गए लॉर्ड लेवल स्टार जानवरों की संख्या के आधार पर आपको स्टार कोर वितरित करूंगा। लिटिल व्हाइट को 8 मिलेंगे और आपको 5। इसमें कोई समस्या है? वांग टेंग ने कुछ अग्नि तत्व स्टार कोर निकाले और उन्हें अपने आध्यात्मिक पालतू जानवरों में वितरित किया। ठीक है, इस बार मैं हार गया। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू उदास होकर अपने स्टार कोर को निगल गया। फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने लिटिल व्हाइट की ओर देखा। कांव कांव। लिटिल व्हाइट ने तुरंत उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और उसके तारों के कोर को निगल लिया। उसने बिच्छू को बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या तुम्हें मुझसे इतना सावधान रहना पड़ता है? सचमुच। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू बुदबुदाया। वांग टेंग ने अपने झगड़ते आध्यात्मिक पालतू जानवरों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। जंगल में बहुत सारे गुणकारी बुलबुले तैर रहे थे। उनकी संख्या बहुत थी। उसे ले लो। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी गुण बुलबुले एकत्र कर लिए। पृथ्वी बल तारांकन 150। बर्फ बल तारांकन 210। बर्फ बल तारांकन 180। रिक्त विशेषता तारांकन 165। रिक्त विशेषता तारांकन 140। अग्नि बल तारांकन 120 नव LBJNN। धातु बल तारांकन 300। रिक्त विशेषता तारांकन 240। जहर बल तारांकन 220। पवन बल तारांकन 310। रिक्त विशेषता तारांकन 430। विशेषता बुलबुले की एक पंक्ति छड़ी पर चीनी के लेप वाले हौज की तरह उड़ गई। वे वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। उसका शरीर बार बार कांप रहा था। ये कभी रुका ही नहीं। उसके मेरिडियन में बहुत अधिक मात्रा में बल प्रवाहित हुआ। मूल 5 तत्व बलों के अलावा अन्य उत्परिवर्तित बल भी बहुत बढ़ गए, विशेष रूप से उसका बर्फ बल। ये 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य चरण से 13 सितारा उच्च स्तरीय सामान्य चरण में चला गया। बर्फ बल 15,050 बटा 50,000 13 सितारा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वायु बल और विष बल में भी बहुत वृद्धि हुई। वे 12 सितारा सामान्य चरण से 13 सितारा उच्च स्तरीय सामान्य चरण तक पहुंच गए। पवन बल 8,500 बटा 50,000 13 सितारा। जहर बल 11,200 बटा 50,000 13 सितारा। तीनों उत्परिवर्तित सेनाएं 13 सितारा स्तर तक पहुंच चुकी थीं। यह उन्नति आश्चर्यजनक थी। लाइटनिंग फोर्स भी 11 स्टार निम्न स्तरीय सामान्य चरण से 12 स्टार सामान्य चरण में पहुंच गई। बिजली बल 13,600 बटा 35,012 स्टार। वांग टेंग को अचानक लगा कि यह जानवरों का ज्वार कोई बुरी बात नहीं थी। इससे उसकी साधना में वृद्धि हुई। अतीत में उसे इसी तरह के प्रभाव तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास और समय की आवश्यकता होती थी। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि तारा जानवरों के पास न तो डार्क फोर्स था और न ही लाइट फोर्स। इसलिए चाहे उसने कितने भी तारा जानवरों को मारा हो, इन दोनों विशेषताओं में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्या मुझे उन्हें बढ़ाने के लिए अपनी खाली विशेषताओं का उपयोग करना होगा? वांग टेंग ने खुद से बड़बड़ाया। उसने अपनी खाली विशेषताओं पर नजर डाली। इस बार उन्हें कई रिक्त विशेषताएं प्राप्त हुईं। उनकी विशेषता पैनल पर उनकी संख्या 1,38,500 तक पहुंच गई थी। पिछली बार जब उसने अपनी सभी रिक्त विशेषताओं का उपयोग किया था, तब से उसने पुनः 1,00,000 से अधिक विशेषताएं एकत्रित कर ली थीं। कितनी कठिन प्रक्रिया है। हालांकि जब उसने अपने सभी रिक्त गुणों को पुनः उपयोग करने के बारे में सोचा तो उसका दिल दुखने लगा। इसे भूल जाओ, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। डार्क फोर्स और लाइट फोर्स प्रकट हो सकते हैं। वांग टेंग ने खुद को सांत्वना दी। उसने मुड़कर झोउ जुआनवू को देखा और उसके चेहरे पर संदेह और हीन भावना देखी। उसने अपना सिर हिलाया और आत्मचिंतन करने लगा। क्या उसे अपने आसपास के लोगों का बेहतर ख्याल रखना चाहिए? वह नहीं चाहता था कि यदि वे उत्तेजना के कारण कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करे तो इसके लिए वह जिम्मेदार हो। वांग टेंग ने अपना मुंह खोला और कहा, भाई झोउ, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? मैं उस पहाड़ को देखने की योजना बना रहा हूं। झोउ जुआनवू को अपने दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपने साथ चलने दो। मैं इस क्षेत्र से परिचित हूं, इसलिए मैं कुछ मदद कर सकता हूं। हालांकि वह बहुत ही अविश्वासपूर्ण लग रहा था। क्या वह मददगार होगा? शायद नहीं।
लेकिन चूंकि वह पहले ही यह कह चुका था, इसलिए वह अपने शब्द वापस नहीं ले सकता था और यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह यहाँ सिर्फ एक दर्शक के तौर पर था। उसकी अपनी गरिमा अभी भी थी। चलो चलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि वह डरावनी बिल्ली कैसी दिखती है। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिला दिया। वह बर्फ के पहाड़ की ओर उड़ गया।